आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रसिद्ध निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र में संकलित राष्ट्र का स्वरूप निबंध का सारांश पढ़ेंगे। निबंध का सारांश मैं पॉइंट वाइज आपको चर्चा करूंगा। सारांश शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पाठ का परिचय बता दूं। तो जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वह पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने 3 तत्वों पे चर्चा किया है। एक पृथ्वी, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति। राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से जो है निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन या लोग समान हैं। संस्कृत के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किया है। संस्कृत की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। ये एक पाठ का संक्षिप्त परिचय रहा। अब आइए हम देखते हैं पूरे पाठ का सारांश। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश। तो पहला मैंने पॉइंट वाइज मैं विभाग करके देखूंगा। तो पहला पॉइंट मैंने बनाया है कि पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल। पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसीलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे, इसके रूप को विकृत न होने दे तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहे। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। इसीलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। ये पृथ्वी को समृद्ध बनाने के जो बल पे जो मैंने एक टॉपिक बनाया था, इसमें मैंने देख लिया। अभी दूसरा मैं पॉइंट बनाया हूँ, पृथ्वी हमारी माता है। जी हाँ, पृथ्वी हमारी माता है। इसमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि यह पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, उससे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होगा। पृथ्वी एवं आकाश के अनंत अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में भले जलचर या रत्न की राशियां हैं, उन सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारा राष्ट्रीयता का भावना और अधिक विकसित होगा और हम अपने राष्ट्र के प्रति अत्यधिक जो है निर्भर रहेंगे और राष्ट्र के लिए हम कुछ करेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बनाया है, राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं कि पृथ्वी अर्थात भूमि
तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि इस भूमि पर निवास करने वाले लोगों को या मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक हम मनुष्य को साथ में जोड़कर नहीं चलते, तब तक हम मनुष्य को जोड़कर नहीं देखते, तब तक हमारा राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। जो भूमि जन विहीन है हो, उन्हें राष्ट्र नहीं माना जाता। जो भूमि यानी जो जगह यानी जो राष्ट्र, कोई राष्ट्र है अगर वहां लोग नहीं है तो उसे राष्ट्र की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। राष्ट्र की परिभाषा लोग से ही बनती है, जन से ही बनती है, और लोग ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को जब समझते हैं तो वहीं जो है एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन दोनों के एक मिली हुई केमिस्ट्री से होता है। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सजग हो जा सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का विस्तार व्यापक है और इसकी विशेषता भी विविध है। वस्तुतः लोग का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। बिना लोगों की किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी राष्ट्र में अथाह संपदा हो, अथाह रत्न हो, किसी भी भौतिक सुख साधनों का उसमें माने अभाव न हो, लेकिन जब तक वहाँ लोग नहीं रहेंगे तब तक उस भौतिक संसाधन, रत्नों, पैसे, रुपया या उस राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। वहाँ कौन रहेगा? क्योंकि मनुष्य के ही अंदर एक ऐसी संवेदना है जो एक दूसरे को समझती है और वही संवेदना जो है एक दूसरे से जोड़कर रखती है। अगला पॉइंट मैंने बनाया है, राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर उन पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से देखती है और समान भाव से भी रहना चाहिए। इसके लिए मनुष्य ही सब कुछ मैनेज कर सकता है। इसीलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सब जातियों के लिए एक समान छत्र है। इसीलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार है। किसी एक लोगों को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निज स्वार्थ को त्याग कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण बनाएं। इस प्रकार समानता के भाव के द्वारा राष्ट्र की प्रगति संभव हो सकती है। अगला पॉइंट है, संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक। लेखक मानता है कि यह संस्कृति ही लोगों का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास एवं उदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का
महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और लोग को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उतनी ही जीवनधारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। इस प्रकार प्रत्येक लोग अपनी भावनाओं के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियां का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है तथा इसी से राष्ट्रीयता की भावनाओं पर बल मिलता है। लेखक का मानना है कि सहृदयी व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को ही स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है। अगला पॉइंट मैंने बनाया है लोकगीतों तथा लोक कथाओं के संरक्षण की आवश्यकता। लोकगीत तथा लोक कथाएं हमारी संस्कृति का व्यापक स्रोत हैं और भंडार भी हो सकती हैं। इसके द्वारा हम अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक परिचय प्राप्त करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज हम संस्कृति और सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए लोकगीत और लोक कथाएं ही एकमात्र सहारा हैं। अतः हमें इसका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही इसका संरक्षण भी करना चाहिए। यह समय की आवश्यकता भी है। लेखक का मानना है कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त परंपराओं, रीतियों, रिवाजों का संरक्षण करना चाहिए और इसे बोझ नहीं समझना चाहिए। इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनाकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता है और हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं एक सशक्त आधार बनाकर। सारी बातों जो है का एक ही मतलब है कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के लोग और वहाँ की संस्कृति से ही बनता है। वहाँ जैसी संस्कृति रहेगी वैसे लोग रहेंगे और वैसा ही वह राष्ट्र बनेगा। इसीलिए एक सशक्त और एक आधारशील राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ के लोगों को शिक्षित होना जरूरी होता है, संस्कारित होना भी जरूरी होता है, तभी राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्र का स्वरूप पाठ का सारांश देखा। हम लोग अगला पाठ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।